जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैं अपने भारतवासियों से, अपने देशवासियों से, अपने भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं। वो ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया में या गोदी मीडिया के द्वारा आपको दिखाया जाता है, उससे बहुत ज्यादा विश्वास न करें। अपने विश्लेषण, अपने विवेक, अपने खुद उसका विश्लेषण करके निर्णय लें, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और उसके बाद जो कहा जाता है सरकारी माध्यमों द्वारा या अडानी जी और अंबानी जी के गोदी मीडिया के द्वारा, जब सब विश्लेषण कर ले तब उस पर विश्वास करें, वरना आपका हमारा वही हाल होगा जो कि इजराइल वासियों का हुआ। अब आप कहेंगे कि स्वामी साहब, ये इजराइल वासी इसमें कहां से आ गए? देखिए, इजराइल ने पूरे विश्व के अंदर अपने मीडिया के माध्यम से और वेस्टर्न मीडिया के माध्यम से एक ऐसा प्रतिभा मंडल बनाया था और ये आश्वासन दिया था पूरे विश्व को कि उनके पास एक आयरन डोम ऐसा है जो सारे हमलों को निरर्थक सिद्ध कर सकता है। अच्छा, उससे आसपास के देश डर गए, प्रभावित हो गए और किसी ने हिम्मत नहीं की, जरूरत नहीं की कि इजराइल के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण करे। और अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने जो उनसे चाहा वो उन्होंने करा लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर कंट्री है, इनके पास पेगासस है। उस पेगासस से किसी के मोबाइल के अंदर भी जो चाहे प्लांट कर सकते हैं, जिसको चाहे फंसा सकते हैं, जिसको चाहे छुड़वा सकते हैं। इनके पास आयरन डोम है। अच्छा, आयरन डोम होता क्या है? आयरन डोम का मतलब यह होता है कि आपने जैसे S-500 एक रूस का आयरन डोम है जिसको इजराइल ने फिट कराया था अपने यहां और उसको प्लांट कराया था। और यह माना जाता है क्योंकि हमारे यहां जो था ये सुरक्षा प्रणाली, मिसाइल्स के अटैक से बचने की प्रणाली हमारे यहाँ S-200 है। माने हमारे यहाँ S-200 है तो इजराइल के पास S-500 और ये बनाई रूस ने है। अब आप ये सोचिए, ये कॉमन सेंस की बात है, विश्लेषण की बात है, और आप हम विश्लेषण करें तो समझ सकते हैं। रूस एक टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर क्वालिटी का देश है, मतलब एटॉमिक पावर के मामले में नंबर 1 का देश है, अमेरिका नंबर 2 का देश है। बिल्कुल, उनकी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस पे मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यूएसएसआर का पार्ट था, जो भाई भाई थे दोनों, यूक्रेन और रूस, जब अलग हुए तो रूस की तुलना में यूक्रेन के पास वो टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं है, लेकिन उनका तेल का भंडार है, गैस का भंडार है, खाद्यान्न उनके पास बहुत है। लेकिन रूस का सानी नहीं है टेक्नोलॉजिकल और एयर वारफेयर में। और रूस बहुत बड़ा कंट्री है, यूक्रेन छोटा सा कंट्री है। लेकिन जब यह युद्ध शुरू हुआ और रूस ने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, तो यूक्रेन ने उसका भरपूर जवाब दिया। ये बात दूसरी है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ, रूस कम बर्बाद हुआ क्योंकि बड़ा देश है और ताकतवर देश है। लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को स्मगल करके, बाहर से इंपोर्ट करके, रूस द्वारा बनाए गए डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ दिया, भेद दिया और मॉस्को तक पे अटैक कर दिया। इसका मतलब यह है, जिस S-500 को हम सोच रहे थे कि एक ऐसा आयरन डोम है जो इजराइल के अंदर है, जो रूस द्वारा दिया गया है, जब रूसी सुरक्षित नहीं है यूक्रेन के स्मगल ड्रोन के अटैक से, तो रूस द्वारा दिए गए S-200 S-500 से कोई देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये एक, लेकिन विवेचना करते तब, अगर विश्लेषण विवेचना नहीं करेंगे, जो माहौल बनाया जाएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको लगेगा। और जो इजराइल चाहता था और वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था, वहां का प्रेस चाहता था, उन्होंने ऐसा बना दिया कि इजराइल इनविंसिबल है, उसे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि उसके पास आयरन डोम। अच्छा, जब ये लड़ाई हुई, इजराइल ने उसी गुमान में कि मेरे पास तो डिफेंस मैकेनिज्म है, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उन्होंने ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा, ये बात शायद ओवर एस्टिमेट नहीं की थी और ना ईरान ने बताया था कि उनके पास 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और ये ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि इतनी ज्यादा हैं कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है इजराइल का, आयरन डोम का, उससे कई गुने ज्यादा है।
तो जब ईरान ने अटैक किया बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से, तो उन्होंने इसराइल को, सबको, आयरन डोम को तोड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए इसराइल को तहस नहस कर दिया। नुकसान ईरान का भी हुआ, इसराइल का भी हुआ, लेकिन इसराइल छोटा देश है, कम जनसंख्या का देश है, तो उसकी भागती हुई जनता, जिसको ये गुमान था कि उसको कोई अटैक नहीं कर सकता, वो ईरान ने वो गुमान तोड़ दिया। तो इजरायली जनता का, विश्व की जनता का कि इसराइल के पास एक आयरन डोम है, बच जाएगा, वो फिर लोगों को लगा कि ये तो यार फेंकने वाली बात ज्यादा है, कोई ऐसा आयरन डोम नहीं था, उसको तो ईरान ने ध्वस्त कर दिया। ईरान जैसा देश जो कि पहले 10 की ताकतवर लिस्ट में नहीं है, उसने अगर इसराइल जैसे ताकतवर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव्ड कंट्री के डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ दिया, इसका माने फेंकने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रियलिटी, वास्तविकता। अब मैं अपने देशवासियों से निवेदन, चलिए इसराइल वालों ने समझ लिया होगा, यहूदियों को समझ में आ गया होगा कि जो उन्होंने समझा था वो एक केवल एडवर्टीजमेंट गिमिक थी, वो एक प्रचार था जो गोदी मीडिया और अखबारों के माध्यम से फैलाया जा रहा है। वास्तविकता में कोई ऐसा आयरन डोम उनका नहीं था जिससे वो ईरान के हमले से रुक सके, और ईरान ने वो सिद्ध भी कर दिया। चलिए अब आते हैं भारतवर्ष में। भारतवर्ष के अंदर आजादी के बाद से किसी प्रधानमंत्री ने यह क्लेम नहीं किया कि उसका सीना 56 इंच का है और वो सबको सुरक्षा दिला सकता है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो उन्होंने ये कहा कि उनका सीना 56 इंच का है, उनकी आंखों से लेजर निकलती है, लाल आंखें दिखाकर वो चीन को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, रूस को, चीन को, सबको डरा सकते हैं। अब मानी बात है, गोदी मीडिया उनके साथ था, प्रेस उनके साथ था, करोड़ों रुपए उनके साथ थे, किसी को पप्पू बना देना, किसी को वीर दिखाने देना, किसी को 56 इंच का सीने वाला दिखा देना उनके लिए था संभव। तो एक जनता के बीच में उन्होंने भ्रम के पैदा कर दिया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, इस भ्रमचाल से निकलिए और वास्तविकता का परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, और उसके बाद विश्लेषण कीजिए, और उसके बाद निर्णय लीजिए कि क्या जो ये क्लेम किया जा रहा है कि उनका 56 इंच का सीना है और आप हम सुरक्षित हैं, वो वास्तविकता है या उसी प्रकार का एक एडवर्टाइजिंग का गिमिक है कि इजराइल के पास आयरन डोम था। अब देखिए, एक एक घटनाओं को देखिए। हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो एक दो आतंकवादी घटनाएं हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1962 और हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में 1965 हुआ, इंदिरा जी के समय में 1971 में पाकिस्तान को हमने तोड़ा, अटल जी के जमाने में कारगिल हुआ, अटल जी के जमाने में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, मनमोहन सिंह जी के जमाने में 26/11 हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी प्रधानमंत्री के समय में हुई तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, 56 इंच के प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में हुई। पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ। अच्छा, उसके पहले एक घटना का मैं और निवेदन आपसे करता हूं कि उसका भी जरा विश्लेषण कर लें। आप जानते हैं, जेएनयू के प्रेसिडेंट, एक युवा नेता कन्हैया कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं, और संघर्ष करके, मेहनत करके जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अंदर पढ़े, पीएचडी की, और वहां के प्रेसिडेंट बने। जुझारू नेता हैं, कम्युनिस्ट थे उस जमाने में, अब कांग्रेस में हैं और बिहार के अंदर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जुझारू नेता है और उभरते हुए तो उनको बदनाम करने के लिए पहले तो बदनाम किया गया जेएनयू को, फिर बदनाम किया गया कन्हैया कुमार को। और आप जानते हैं उस समय कैसे सोशल मीडिया के अंदर प्रचार चलाया गया था कि जेएनयू जो है वो पता नहीं क्या है, लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, राज विरोधी है, देश विरोधी है। अच्छा, उस जेएनयू को बदनाम कर दिया जिससे हमारे देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यहाँ के पड़े हुए हैं, और रविशंकर प्रसाद जो पहले मिनिस्टर थे वो भी वहीं के पड़े हुए हैं। और जेएनयू इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, क्योंकि अब उसके साथ एक तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम जुड़ा हुआ था, और क्योंकि वहां हमेशा वामपंथी जीतते हैं तो उनको बदनाम किया गया, और साथ ही साथ कन्हैया कुमार को बदनाम किया गया। अब कन्हैया कुमार के बारे में उस समय आपको अगर याद होगा, यह हुआ कि साहब एक आंदोलन में एक नारे लग रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इस प्रकार के नारे, जो राष्ट्र विरोधी नारे वहां पे लगे। और यह कहा गया कि क्योंकि कन्हैया कुमार प्रेसिडेंट थे जेएनयू के, इसलिए
उनके प्रेसिडेंटशिप में अगर ये नारे लगे तो इसका माने कन्हैया कुमार दोषी है। और कन्हैया कुमार को जेल भेज दिया गया, उनको ये कर दिया गया जेएनयू जो है वामपंथी और देश विरोधियों का गढ़ है। और कन्हैया कुमार, और आपको याद होगा कन्हैया कुमार को जब कोर्ट में ले जाया गया तो वहां पे वकीलों ने उनको बड़ी पिटाई की, जबकि किसी भी एक्यूज्ड की पिटाई करने का अधिकार वकीलों को नहीं है। वो पुलिस का कर्तव्य है कि उसको बचाए, लेकिन एक प्रचार करना था कि इतना ज्यादा रोष हो गया है कि वकीलों तक ने कन्हैया कुमार को पीट दिया और बताया गया कि साहब ये राष्ट्र विरोधी व्यक्ति। उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन जैसे राहुल गांधी का हुआ वैसे ही कन्हैया कुमार का हुआ। अच्छा, जब वीडियो देखा हम लोगों ने, जो भी वीडियो दिखाया गया, तो उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा हुजूम है छात्रों का और वो नारे लगा रहे हैं, हम अपना हक लेंगे और संघर्ष हमारा नारा है और क्रांति जिंदाबाद। ये नारे हर युवा ने अपने जीवन काल में लगाए, हमने भी लगाए हैं, आपने भी लगाए होंगे अगर आप सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन मैंने लगाए। लेकिन हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, और युवाओं में जोश ज्यादा होता है, भुजाओं में बल होता है, अपना नारे लगाते हैं, लेकिन वो राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं, इसकी कल्पना और सपने में कोई सोच नहीं सकता। लेकिन यह भी दिख रहा है उस हुजूम के अंदर 6-7 लोग ऐसे हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं, जो वो नारे लगा रहे हैं कि भारत टेढ़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, वो लड़के जो हैं पहचाने जा रहे हैं वीडियो में, और वो लड़के वहां से भाग जाते हैं नारे लगा के, और पकड़ लिया जाता है कन्हैया कुमार को और उनके साथ के 2-3 और लोगों को। एक आध तो उसमें टूट गए, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो बच गए, बाकी जेल में है और या जेल में छूट गए। कन्हैया कुमार पे कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है, केवल इनको बदनाम किया गया और आज कन्हैया कुमार हैं। लेकिन कन्हैया कुमार पे अब कोई, लेकिन बदनाम करने का पूरा प्रयास हुआ। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जो लोग हैं जो मुंह में पट्टे बांध के नारे लगा रहे हैं वो पहचाने जा रहे हैं, हम लोग पहचान रहे हैं, पुलिस नहीं पहचान पा रही। इसका मतलब यह है कि उनकी पहचान अगर पुलिस को पता है और सीसीटीवी में आया है, वीडियो में आया है, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? इसका माने किसी ऐसे राजनीतिक दल से या सामाजिक मंच से वो जुड़े हुए हैं जो कन्हैया कुमार को बदनाम करना चाहता था, जेएनयू को बदनाम करना चाहता था और जो सत्ता का फायदा पहुंचाना चाहता था, वो नहीं हुआ। इसका माने एक पूरी व्यवस्था जिसमें जांच के अंदर कन्हैया निर्दोष निकले, बच्चों का कोई दोष नहीं निकला और जो दोषी थे वो भाग गए और उस पर कोई जांच नहीं हुई, वो पकड़े नहीं गए और आज भी आनंद से अपना जीवन काट रहे हैं। इसका माने अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो ये मत सोचिए वो सुरक्षित है। उसे भी अगर उसकी विचारधारा अलग है, जो कि लोकतंत्र में नॉर्मल है लेकिन डिक्टेटरशिप में नहीं है, तो इसका माने उसे कहीं भी देशद्रोही और देश विरोधी बता के उसे नापा जा सकता है। और उसको भगवान की कृपा अगर हुई, वीडियो मिल गई और उसे पता चला कि उसका कोई दोष नहीं, तब भी वो, लेकिन जेल में रहना पड़ेगा उसको, जैसे कन्हैया कुमार रह के आ गए। तो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की व्याख्या के अनुसार जो लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं है। आप सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं। अब इसका देखिए, इतने सारे आतंकवादी आक्रमण घटनाएं मोदी जी के जमाने में उरी में हुआ और पुलवामा में हुआ, पठानकोट में हुआ। और पठानकोट में तो शशि थरूर साहब, जिनके आज भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत बड़े प्रशंसक हो गए हैं, और शशि थरूर साहब जो मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हो गए हैं, जिनको मोदी ने कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पार्लियामेंट के अंदर कहा था, आज एक दूसरे के म्यूचुअल प्रेमी हैं। उन्होंने विदेश में जाके कहा कि जब पठानकोट अटैक किया पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, तो मोदी जी ने पर्सनली उनको नवाज शरीफ को फोन करके कहा कि लेट अस हैव ए जॉइंट इंक्वायरी, आप अपनी टीम भेजिए, हम अपनी टीम भेजते हैं और एक जॉइंट इंक्वायरी होती है। कैसे आप ये कर सकते थे? इसका मतलब ये है मामले को दबाना चाहते थे। और बाद में हुआ पाकिस्तानी का नहीं था, हमारे लोगों का, लेकिन वो ISI जो उनकी विजिलेंस और सूचना तंत्र की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत का सब कुछ देख के चली गई। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान को इसलिए बुलाया था, क्या किसी को बचाने का प्रयास हो रहा था? क्या वो घटना, हम तो यही मानते हैं जो सरकार कहती है पाकिस्तान टेररिस्ट थे, लेकिन पाकिस्तानी टेररिस्ट की जांच पाकिस्तानी एजेंसी से कराना मुझे तो नहीं समझ में आता, आपको समझ आता हो तो होता होगा। इसी प्रकार से पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, हमारे देश के सैनिकों ने सरकार से विमान मांगा था एयरलिफ्ट करने के लिए, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला नहीं पता चला।
सतपाल मलिक जो गवर्नर थे वो बताते हैं कि वो जो आरडीएक्स की गाड़ी आई थी जिसने इस कन्वॉय को हिट किया था और हमारे जवानों की शहादत कराई थी, वो 15 दिन तक घूमती रही, उसको किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया, किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका, क्यों इंटरसेप्ट नहीं हुआ, नहीं पता चला। जब घटना घट गई, 40 वीर जवानों की शहादत हो गई, जांच नहीं बिठाई गई, जांच से पता नहीं चला कि आरडीएक्स क्यों आया, कैसे आया, इसको कैसे रोका जा सकता था, किसको बचाने का प्रयास हुआ, किसको छुपाने का प्रयास हुआ। इसका मतलब यह है कि क्या सैनिक भी सेफ नहीं है, क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चे भी सेफ नहीं है, हम आप भी सेफ नहीं है। अगर आप सरकार की लाइन टो नहीं करते हैं और सरकार के साथ नहीं खड़े होते हैं तो क्या आपका जीवन असुरक्षित है। ये पठानकोट से भी सिद्ध हुआ और पुलवामा में सिद्ध हुआ। अब आइए आप पहलगांव के अंदर। अब पहलगांव के अंदर पप्पू यादव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट हैं पूर्णिया से और कांग्रेस समर्थक है, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया वहां से 2.5 किलोमीटर दूर आर्मी थी, वो रक्षा करने क्यों नहीं आई, वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। वो आतंकवादी आए, उन्होंने मारा, 26 लोगों को मारा, लोकल लोगों ने बचाने की कोशिश की, कई लोगों को बचाया, कंधों पे लेके घूमे, बचाया, दौड़े, लेकिन नहीं वहां पे कोई ना डॉक्टर्स की टीम पहुंची ना आर्मी की टीम पहुंची। और जो आतंकवादी थे वो आए, मारा और भाग गए। अच्छा, उसके बाद सरकार ने एक स्केच जारी किया 4 लोगों का, आतंकवादियों का, लगा देश को, बल्कि जयशंकर साहब ने विदेश की मीडिया से कहा भी, वी हैव आइडेंटिफाइड। अच्छा, जिनके स्केच जारी हुए वो बाद में ना ये कि इंक्वायरी में पता चला वो तो वो लोग है ही नहीं जो आतंकवादी थे। इसका मतलब गुमराह करने का प्रयास हुआ क्या, वरना स्केच बने और गलत स्केच बन जाए तो सब, और नाम भी दे दिए गए। इसका माने क्या, जो नाम जिन लोगों ने दिए वो जांच को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे, उनका क्या इंटरेस्ट था। इसका माने जिन लोगों के नाम दिए गए थे वो एक काल्पनिक नाम थे जिससे जांच जो है गलत डायरेक्शन में चली जाए और असली लोग बच जाएं। और असली लोग कौन है और किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और विचारधारा से संबंध रखते हैं, ये बात दब जाए। ये पप्पू यादव ने अपना शक व्यक्त किया। तो अगर आप भी विश्लेषण करेंगे, खुले दिमाग से करेंगे और किसी के प्रचार प्रसार से प्रभावित नहीं होंगे, वरना होता क्या है, एडवर्टीजमेंट लोग देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, बाद में जाके देते हैं बड़ी वाहियात चीज है, वास्तविकता में ये केवल एडवर्टीजमेंट गिमिक था और उसकी वजह से आप गलत चीज खरीद लेते हैं। वैसा मत करिए। और कृपा करके कन्हैया कुमार के मामले में, उरी के मामले में, पठानकोट के मामले में, पुलवामा के मामले में, पहलगांव के मामले में, सारी चीजों का दर्शन करें तो हर केस में एक चीज कॉमन है कि अच्छी जांच नहीं हुई, सही जांच नहीं हुई, तथ्य को जांचने का प्रयास नहीं हुआ और किसी न किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बचाने का प्रयास हुआ, यह विश्लेषण की आवश्यकता है। वरना हम उसी गलतफहमी में मारे जाएंगे जिस गलतफहमी में इजरायली मारे गए कि आयरन डोम है, हमारे पास कोई कुछ नहीं कर सकता, और ईरान ने उस भ्रम को तोड़ दिया। तो इसके पहले देर हो जाए, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, माननीय मोदी जी से भी निवेदन करूंगा, जब भी इस प्रकार की कोई घटना हो उसकी जांच कराएं और अच्छी एजेंसी जांच कराएं और जनता को बताएं कि ये कमी क्यों हुई थी, कौन दोषी था, उसको क्या दंड मिला और आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। ये लेकिन लोकतंत्र और संविधान हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और देश के 145 करोड़ लोगों को यह आश्वासन मिलना आवश्यक है कि उसकी जान सरकार के लिए कीमती है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, साउथ इंडियन है, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, जो भी है, लेकिन हर आदमी की जान इतनी कीमत है। और ये बात अगर सीखनी है तो कनाडा सीखिए, जो कि अपने जो भारतीय रेजिडेंट है उनका सिटीजन है उसके लिए भी मुद्दे को उछाल के ले जाती है, या अमेरिका सीखिए, जो इंडियन सिटीजन जो अमेरिका में सिटीजन है उसको बचाने के लिए या उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए किसी हद तक जा सकती है। तो मेरे ख्याल से भारत के जो 145 करोड़ लोग हैं वो मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपना, क्योंकि हम आपके देश के नागरिक हैं और क्योंकि हम भारत माता के सब लोग 145 करोड़ बेटे हैं, तो हम आप पे आश्रित हैं, आपसे सुरक्षा मांगते हैं। और कृपा करके जांच अगर आप नहीं कराएंगे तो जनता में शक पैदा होता है क्या ये प्रायोजित कार्यक्रम थे राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि इजराइल ने ये सब होने के बाद जो 2026 में चुनाव होने वाले हैं, नेतान्याहू चाह रहे हैं उसको प्रिपोन कर दें और इस युद्ध का फायदा उठा लें। इसका माने क्या, ये युद्ध और इस प्रकार की चीजें, ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक,
केवल इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए की जाती हैं। और क्या भारतवर्ष से इजराइल ने सीखा है? और कुछ चीजें इजराइल से भारतवर्ष से सीखी हैं, कुछ भारतवर्ष से इजराइल ने सीखी हैं। लेकिन अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, गलत चीजें सीखने की हमें किसी देश से आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।